नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है सेवा निरंतरता। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या नियोजित शिक्षक से बने विशिष्ट शिक्षक को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ। और दूसरा जो बात है वो इस टॉपिक पर करने वाले हैं कि नियोजित शिक्षक से बने विशेष शिक्षक, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 शिक्षक, बीपीएससी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक, किसको मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ। इन दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। सेवा निरंतरता और अनुभव में क्या अंतर है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि सेवा निरंतरता क्या है और अनुभव क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो हम आपको बता दें कि शिक्षक और शिक्षा से जुड़े सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो आइए चलिए हम इस टॉपिक पर बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपने उस विधान परिषद के कार्रवाई को देखा होगा जिसमें विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता के लाभ से आच्छादित करने से संबंधित प्रश्न और उस पर माननीय शिक्षा मंत्री के उत्तर को भी सुना होगा। उस कार्यवाही को आप सभी ने सुना है, देखा है, जाना है, और इस आधार पर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना राय भी प्रकट किया है। तो आइए इस वीडियो में भी हम बात करेंगे सेवा निरंतरता के संबंध में और जानते हैं कि इस पूरे मामले को जो ऊपर बताए गए तो सारे मामले पर हम प्रकाश डालेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बता दें आपको, आपने जो विधान परिषद में कार्रवाई को सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा, तो उसमें एक बात निकल के सामने आई है। सेवा निरंतरता से संबंधित जो प्रश्न थे उसके जवाब में माननीय शिक्षा मंत्री का जवाब भी आपने गौर से सुना होगा, और उसमें की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और लीगल पोजीशन शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक बात कहा है। उन्होंने कहा है नियोजित शिक्षकों की बहाली जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(6) के तहत अधिसूचित की गई है, जो राज्यकर्मी के श्रेणी के नहीं होते हैं। यानी 243(6) के तहत नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई, और यह जो 243(6) के तहत जो अधिसूचित बहाली है वह जो है राज्यकर्मी के श्रेणी के नहीं होते हैं। उन्होंने ये स्पष्ट कहा। उन्होंने कहा कि लीगल पोजीशन की जहां तक बात है वहां सरकार सही है। लीगली नियोजित शिक्षक को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जा सकता है, उनके कहने का मतलब यही था। लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि विचार किया जाएगा इस पर। उनका कोई मंशा नहीं है कि नियोजित शिक्षक या किसी भी तरह के शिक्षक को तंग किया जाए, तबाह किया जाए, इस तरह की कोई मंशा सरकार की नहीं है। इस पर विचार करने की बात कही गई है उनके द्वारा। एक और बात कही गई उसमें कि वो एनपीएस के हकदार नहीं थे। इस बात पर भी गौर कीजिएगा आप सभी। उन्होंने कहा कि जो नियोजित शिक्षक थे वो एनपीएस के हकदार नहीं थे। अगर वो राजकर्मी होते तो उनको एनपीएस मिल रहा होता। अप्रत्यक्ष रूप से उनका यही कहना था। लेकिन वो नगर निकायों या पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत बहाल हुए हैं और वो एनपीएस के हकदार नहीं थे। अब जब वो विशेष शिक्षक बन गए हैं, विशेष शिक्षक के तौर पर विद्यालय में योगदान कर लिए हैं, तब वो जाकर राजकर्मी हुए हैं और सक्षमता परीक्षा देकर वो एनपीएस के हकदार हुए हैं। यानी राजकर्मी बनने के बाद ही वो एनपीएस के हकदार हुए हैं। तो दूसरा इंडिकेशन उनका यही था। सेवा निरंतरता नहीं देने के संबंध में उनका कहना था कि पहले वो नगर निकायों और पंचायती राज व्यवस्था के कर्मी थे, अब जाकर वो सक्षमता परीक्षा देने के बाद विशेष शिक्षक के तौर पर राजकर्मी हुए हैं, और राजकर्मी जब हुए हैं तब उनको एनपीएस प्राप्त होगा, एनपीएस की सुविधा प्राप्त होगी। तीसरी उन्होंने बात कही है सेवा निरंतरता देना कानूनी रूप से उनकी बाध्यता नहीं है। कानूनी रूप से वो बाध्य नहीं है कि नियोजित शिक्षक को
सेवा निरंतरता दी जाए। उन्होंने कहा था कि सेवा निरंतरता की कानूनी रूप से बाध्यता नहीं है। उन्होंने कहा था कि सेवा निरंतरता की कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है सरकार पर, फिर भी संवेदनशील होकर इस पर विचार करेंगे। अब जब कानूनी रूप से लीगली सेवा निरंतरता देना संभव नहीं है, तो इस पर क्या विचार किया जा सकता है, आप सभी बेहतर जानते हैं। अब जहां तक सेवा निरंतरता दिए जाना की बाध्यता नहीं है और सरकार अगर नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देती है, तो क्या होगा? तो सबसे पहला चीज यह देखने को मिलेगा कि यदि कानूनी रूप से सेवा निरंतरता की बाध्यता सरकार को नहीं है, तो यह निश्चित है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहाल शिक्षक विशिष्ट शिक्षकों से वरीय होंगे, क्योंकि विशेष शिक्षक बाद में राजकर्मी हुए हैं और टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहाल शिक्षक पहले से राजकर्मी हैं। तो इस आधार पर यह कंक्लूजन भी निकाला जा सकता है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई शिक्षक जो है वो वरीय होंगे। अब उसके बाद विशेष शिक्षक जो है राजकर्मी हो रहे हैं, तो सक्षमता 1 उत्तीर्ण शिक्षक जो है विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, राजकर्मी हो चुके हैं। सक्षमता 2 के पास शिक्षक भी उनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है, वो भी योगदान दे लिए हैं, वो भी एक तरह से राजकर्मी हो ही गए हैं। अब टीआरई 3 की बहाली अभी नहीं हुई है, उनको अभी औपबंधिक नियुक्ति पत्र देने की बात चल रही है। 9 मार्च को शायद दिया जाना है नियुक्ति पत्र। तो वो जो टीआरई 3 में बहाल शिक्षक होंगे वो निश्चित तौर से विशेष शिक्षकों से कनीय होंगे, यह बात निकलकर सामने आ रही है। अब अगर हम बात करते हैं कि यदि सेवा निरंतरता का लाभ मिलता है नियोजित शिक्षकों को, तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी, इस पर भी जरा ध्यान देने की बात है। यदि सेवा निरंतरता का लाभ नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षक को मिलता है, तो यह निश्चित है कि बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 में गए नियोजित शिक्षक तथा प्रधान शिक्षक बने सभी नियोजित शिक्षक, साथ ही प्रधानाध्यापक पद पर उत्तीर्ण हुए सभी नियोजित शिक्षक, इन सभी को सेवा निरंतरता का लाभ देना पड़ेगा। और निश्चित तौर से अगर विशिष्ट शिक्षक को सेवा निरंतरता का लाभ मिलता है, तो वैसे नियोजित शिक्षक जो टीआरई 1 में गए हैं, टीआरई 2 में गए हैं, प्रधान शिक्षक बनने वाले हैं, प्रधानाध्यापक बनने वाले हैं, तो उनको भी निश्चित तौर से सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, ऐसा होता संभव नहीं दिखता है, क्योंकि सरकार ने पहले ही अपने जवाब में कह दिया है इसका कोई कानूनी बाध्यता नहीं है सरकार को कि नियोजित शिक्षक से विशेष शिक्षक बने शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। लेकिन संवेदनशील होकर इस पर विचार किया जाएगा। अब क्या विचार किया जाएगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन जब कानूनी बाध्यता नहीं है विशिष्ट शिक्षक को सेवा निरंतरता का लाभ देना, तो निश्चित रूप से अगर ये मान लिया जाए तो सरकार नहीं ही देना चाहेगी, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सरकार पर बहुत ही अधिक वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा, जो कि सरकार नहीं चाहेगी। सेवा निरंतरता का लाभ मिलना बहुत ही कठिन दिख रहा है। देखिए भविष्य में क्या होता है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर विशेष शिक्षक को सेवा निरंतरता का लाभ मिलता है, तो यह निश्चित है कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और बीपीएससी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक में गए नियोजित शिक्षक को भी सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक और टॉपिक पर हम बात कर लेंगे, अनुभव और सेवा निरंतरता में क्या अंतर है। देखिए अनुभव क्या होता है और सेवा निरंतरता क्या होता है, इसको अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक संस्था ए है, कोई एक संस्था बी है। अब एक व्यक्ति संस्था ए में 10 साल 15 साल से काम कर रहा है और तभी संस्था ए का एक और ब्रांच खुलता है A1 और इसमें बहाली की जाती है कर्मचारियों की।
लेकिन इसमें जो सभी कर्मचारी बहाल होके आएंगे, फ्रेश आएंगे, तो यह संस्था चाहती है कि कुछ अनुभवी आदमी भी इसमें जाए। तो जाहिर सी बात है कि ये संस्था में काम करने वाले कुछ अनुभवी कर्मचारी को A1 में भेजा जाएगा। तो जब ये A1 में जाएंगे, हालांकि संस्था A है और इसी का ब्रांच A1 भी है, तो जब यहाँ से ये जाएंगे तो अगर वो 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं तो यहाँ पर जाएंगे तो नए कर्मचारियों की तरह उनको वेतन नहीं मिलेगा, बल्कि इनका जो सेवा 10 साल का है वो निरंतर जारी रहेगा और A1 में जाने के बाद इनकी सेवा 10 से आगे 11 12 13 साल गिनी जाएगी और उनको जो वित्तीय लाभ मिल रहा है वो मिलता रहेगा। तो यह एक उदाहरण हुआ सेवा निरंतरता का। और अनुभव का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई कर्मचारी ये संस्था में काम कर रहा है, 10 साल 12 साल 15 साल किया है काम, और अब वो क्या करता है कि संस्था ए को छोड़कर संस्था बी में जाता है। किसी कारण वो संस्था ए को छोड़ देता है, बी में जाता है। तो जब वो बी में जाता है तब वो कहता है कि मेरे पास 10 साल 12 साल या 15 साल का अनुभव है, तो इस अनुभव का लाभ मुझे मिलना चाहिए। और निश्चित तौर से कि अगर वो दूसरे संस्था में जाता है व्यक्ति, एक फ्रेश कर्मचारी के तौर पर सैलरी उसको नहीं दी जाएगी। अब यहाँ जो उसको लाभ मिलेगा वो अनुभव का लाभ मिलेगा, उसको सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ उसका पे स्ट्रक्चर कुछ अलग हो सकता है, इस कंपनी का अपना फॉर्मूला हो सकता है पे स्ट्रक्चर का। तो यहाँ जो पे स्ट्रक्चर उसको मिल रहा था वही पे स्ट्रक्चर अगर यहाँ वो खोजेगा तो वो उसको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि इस कंपनी का उससे बेहतर पे स्ट्रक्चर हो, इसलिए इस कंपनी को छोड़कर वो उसमें जा रहा हो, लेकिन ये जो सेवा निरंतरता का लाभ है उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अनुभव के आधार पर उसको कुछ लाभ यहाँ दिया जा सकता है। तो इस आधार पर अगर हम बात करें निरंतरता के जवाब में माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि संवेदनशील होकर विचार किया जाएगा इस मुद्दे पर, सेवा निरंतरता के मुद्दे पर। हालांकि कानूनी बाध्यता नहीं है, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि संवेदनशील होकर विचार करने का मतलब है कि उनके अनुभव का कुछ लाभ उनको दिया जाए। सेवा निरंतरता देना अगर बाध्यता नहीं है तो कम से कम उनके अनुभव का कुछ लाभ दिया जाए। जैसे कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति में अनुभव एक क्राइटेरिया था बहाली का, उसी तरह अब उस अनुभव के आधार पर कुछ लाभ भी उनको मिले, कुछ वेतन में इनकी बढ़ोतरी की जाए, यह संभव हो सकता है। मेरा जहां तक मानना है कि संवेदनशील होकर विचार किया जाएगा, इसका मतलब यही है कि उनके अनुभव के आधार पर उनके कुछ वेतन में इजाफा किया जा सकता है। बाकी आप भी अपना राय दे सकते हैं, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपके विचार से क्या हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के जानकारी भरे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।